दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में रोमांटिक एज का डिस्कशन करेंगे, जिसे हम द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस एज की शुरुआत होती है 1798 में और इसकी समाप्ति होती है 1837 में। तो चलिए दोस्तों इस सेशन में सारे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसका टाइम पीरियड कि कैसे शुरू हुआ, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड अराउंड 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टायलर कॉलरिज। दोस्तों याद रखिएगा कि रोमांटिक एज की शुरुआत और एंड लास्टेड टिल अबाउट 1837 और इसकी दोस्तों समाप्ति हो जाती है 1837 में। द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज, और ये कब समाप्त होती है? जब एक विक्टोरियन एज, एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रूल्स एंड रीजन ऑफ द नियो क्लासिकल एज। दोस्तों जो आप प्रीवियस सेशन में देखे हैं कि जो नियो क्लासिकल एज था ना, ये जो जितनी भी रचनाएं होती थी वो ओरिजिनल रचनाएं होती थी, मतलब कॉपी तो था लेकिन ये लोग रीजन पे आधारित, तर्क पे आधारित रचनाओं को लिखते थे। उनके रचनाओं में इमेजिनेशन का, इमोशन का, नेचर का, इंडिविजुअलिज्म का कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन आप बात करें रोमांटिसिज्म की तो इनकी रचना में आप देख सकते हैं इमोशंस, इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअलिज्म। तो दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि ये जो लिरिकल बैलेड्स है इसमें पोएम्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पोएम्स, क्योंकि इसका डिस्कशन दोस्तों हम पहले कर चुके हैं किसी न किसी सेशन में किसी भी माध्यम से। तो नंबर्स ऑफ पोएम्स कितने हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और उन पोएम्स में कितनी पोएम्स वर्ड्सवर्थ की है और कितनी पोएम कॉलरिज की है। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा एक जर्मन पोएट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सेहगल, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर द फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक टू डिस्क्राइब लिटरेचर। दोस्तों ये जो टर्म है रोमांटिक, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने यूज किया वो थे एक जर्मन पोएट जिनका नाम था फ्रेडरिक सेहगल। इसे डिफाइन करते हैं एज अ लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन अ इमेजिनेटिव फॉर्म। तो पहली बार किसने प्रयोग किया तो उस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक सेहगल। बट रॉबर्ट बर्न्स इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। लेकिन वहीं पे दोस्तों हम बात करें रोमांटिक मूवमेंट की तो इसके पायनियर के रूप में जानते हैं हम रॉबर्ट बर्न्स को। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रॉबर्ट बर्न्स हैं। शब्द की बात करें तो किसने क्वाइंट किया पहली बार? तो जर्मन पोएट, याद रखिएगा जर्मन पोएट फ्रेडरिक सेहगल। लेकिन रोमांटिक मूवमेंट के पायनियर फादर के रूप में किसे जानते हैं? तो रॉबर्ट बर्न्स। और दिस पीरियड कैम आफ्टर द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड इंटेलेक्चुअल रीजन अप्रोच ऑफ द 17th century टू यूज ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड आइडियलिज्म ऑफ नेचर। दोस्तों यह एक शिफ्ट था जहाँ पे पहले आप देख सकते थे कि 17वीं शताब्दी में ना एक स्ट्रक्चर्ड था, एक इंटेलेक्चुअल रीजन पे आधारित रचनाएं लिखी जाती थी, वो एक तर्क के आधारित थी, उनमें कोई भी इमेजिनेशन या नेचर का स्थान नहीं था। लेकिन वहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हुए कविता जो रचनाएं होती है उसमें किसका स्थान आ जाता है? इमेजिनेशंस की, फ्रीडम ऑफ थॉट की और एक्सप्रेशन एंड आइडियलिज्म ऑफ नेचर, प्रकृति का दोस्तों उसमें आपको दिखाई देगा स्थान। तो एक शिफ्ट है नियो क्लासिकल एज से रोमांटिक एज में। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो आपका नियो क्लासिकल एज था दोस्तों उसमें जो भी रचनाएं होती थी ना उसमें इमोशंस और इमेजिनेशन का कोई स्थान नहीं था, सब के सब रीजन और इंटेलेक्चुअल्स पे आधारित थे। लेकिन रोमांटिक पीरियड में देखिएगा, रोमांटिसिज्म में देखिएगा तो आपको इमेजिनेशन और इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों इस एज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो डीप सवाल बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। रोमांटिसिज्म टर्न अवे फ्रॉम 18th century एम्फेसिस ऑन रीजन एंड आर्टिफिस। जो तर्क था, जो आर्टिफिशियलिटी थी, उससे बाहर आ जाता है ये युग
और इस समय इसके बदले किसका यूज होता है, रोमांटिक इम्ब्रेस्ड इमेजिनेशन एंड नेचुरलनेस। जो कल्पना है या जो प्राकृतिक है, जो सामान्य चीज़ है, यहाँ पे एक नकल नहीं किया जाता है। नियो क्लासिकल में आप देख रहे हैं कि जो भी रचनाएं हैं वो ग्रीक और रोमन्स राइटर्स की रचनाओं का नकल किया जाता है, उन्हें क्लासिक समझा जाता है और उनका नकल किया जाता है। लेकिन इसमें आपको इमिटेशन नहीं दिखाई देगा, आपको देखेंगे कि नेचुरल रचनाएं होती है, इमेजिनेशन पे आधारित होती हैं। फिर है कि रोमांटिक एरा पोएट्स रिजेक्टेड द पब्लिक फॉर्मल एंड वीटी वर्क्स ऑफ प्रीवियस सेंचुरी। जो पब्लिक वर्क्स थे, वीटी वर्क्स थे प्रीवियस सेंचुरी में, अर्थात जो तर्क पे आधारित होते थे, काफ़ी उसमें बौद्धिकता होती थी, काफ़ी मतलब वीटी स्टाइल में उसको एक्सप्रेस किया जाता था, उस चीज़ को रोमांटिक एरा उस चीज़ पे आधारित रचनाएं नहीं लिखते थे। दे प्रीफर्ड पोइट्री डैट स्पोक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उन्होंने कविता को इस रूप में देखा कि कविता क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत अनुभवों को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, एंड इमोशंस, भावनाओं को। ऑफन इन सिंपल लैंग्वेज, याद रखिएगा सिंपल लैंग्वेज मतलब कविता जो होगा ना कॉमन भाषा में होगा, समान लोगों के लिए होगा। अनएडॉर्न्ड लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादा अलंकृत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसको इस ढंग से क्लिष्ट न कर दें कि लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। केवल वीटी पर्सन ही पढ़ पाते थे पहले के एज की जो रचनाएं होती थी। लेकिन इस एज में लिटरेचर जो था ना कॉमन लोगों के लिए लिखा गया, जो आप देख सकते हैं। जो रोमांटिक एज की शुरुआत होती है लिरिकल बैलेट से, तो लिरिकल बैलेट्स में कविता किस प्रकार की होनी चाहिए उसका डिक्टेशन होता है, उसमें बताते हैं वर्ड्सवर्थ साहब। तो आगे हम दोस्तों इस चीज़ को देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम फिर से आपके साथ डिस्कस करते हैं। रोमांटिक पोएट्स बिलीव दैट फीलिंग्स एंड इमोशंस कुड क्रिएट पोएट्री। रोमांटिक जो पोएट थे उनका विश्वास था कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, ये कविता को क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ डिफाइन गुड पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन याद रखिएगा, इतना ही वर्ड याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग मतलब कविता क्या होती है, हमारे भावों की अभिव्यक्ति होती है, मतलब जिसमें तर्क ना हो, बल जो आपके मन में विचार आ रहा है उसी का एक्सप्रेशन ही कविता है, जब उसको आप शब्दों का रूप देते। कॉलरिज डिफाइंड इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव पावर। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना जो है ना वही तो क्रिएटिव पावर है, विच कलर्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस विद द माइंड्स ओन लाइट, जिसे हम रूप चित्रित करते हैं अपनी मन की प्रकाश से, अपनी बौद्धिक क्षमता से। इट वॉज अ रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन एंड जोकोबियन राइटर्स। याद रखिए रोमांटिक एज को रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन एंड जोकोबियन राइटिंग्स मानते हैं। सो पोएट्री वाज डोमिनेटिंग जेनर इन दिस। दोस्तों ये जो एज था रोमांटिक एज, इस एज में पोएट्री जो थी ना सबसे डोमिनेटिंग जेनर थी, मतलब लेखन शैली थी। सबसे ज़्यादा कविताओं की रचना किया गया इस एज में। इस भी चीज़ का दोस्तों आप रखिएगा ख्याल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चाहे आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हो, प्रोज हो, इन सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे की फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। छोटे छोटे पॉइंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव फॉर नेचर, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना दोस्तों आप सीधे ऑप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन किए हैं। लव फॉर नेचर आपको दिखाई देगा ना कि कविता जो है ना एक लव फॉर नेचर के रूप में है। उनका मानना था कि नेचर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड पीस। नेचर जो है ना हमारे शांति का एक सोर्स है, ठीक है दोस्तों। इमोशन ओवर रीजन, फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लॉजिक। कवि का मानना है कि आपकी जो लॉजिक है ना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण फीलिंग्स होती हैं। जो भी इस एज के राइटर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, उनका मानना था, अर्थात तो वे लोग फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व दिए लॉजिक की तुलना में। इमेजिनेशन, राइटर्स यूज्ड इमेजिनेशन टू एस्केप रियलिटी, मतलब जो रियलिटी है ना उससे बचने के लिए इमेजिनेशन का प्रयोग करते थे राइटर। और दोस्तों प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट किसने दिया था रोमांटिक एज में? अगर पता हो तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट है कि फोकस ऑन कॉमन मैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कविता का जो मूल विषय होगा ना वो कॉमनर्स होंगे, न कि कोई किंग होगा या कोई बड़ा पर्सनालिटी होगा।
एवरीडे पीपल बिकम हीरोज। तो सामान्य लोग जो है ना वो हीरो जैसा प्रेजेंट किए जाते हैं यहाँ पे। और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, घोस्ट, मैजिक, मिस्ट्रियस दिखाई देंगे इन रचनाओं में। दोस्तों सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के लिए कौन सा राइटर जाना जाता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो भी पॉइंट यहाँ पे दोस्तों हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ये कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है और आगे हम इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। फ्रीडम एंड रिवोल्यूशन इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों इस एज पे जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इस एज के मेजर पोएट्स के बारे में। अब मेजर पोएट्स कौन कौन से हैं, पोएट्स कितने प्रकार के थे। पोएट्री वाज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन द रोमांटिक एज। रोमांटिक पोएट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। जो रोमांटिक पोएट्स हैं जितने भी हैं उनको हम दो भागों में दोस्तों बांट सकते हैं। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन और दूसरा है सेकेंड जनरेशन। अब दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन क्यों कहा गया है, कुछ ना कुछ उनकी रचनाओं में अंतर होगी, उसी के आधार पे इनको दो पार्ट में बांटा जाता है। और दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर स्टाइल, थीम्स एंड अप्रोच टू पोइट्री। और ये जो डिवाइडेशन है जनरेशन का, राइटर्स का, ये हमें मदद करता है उनके काव्य शैली, उनके कविताओं के विषय के और लेखन शैली जो है उसको समझने में। अब दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदेयर, ठीक है दोस्तों। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन केट। और भी राइटर हो सकते हैं लेकिन ये मेजर राइटर है, आप इनको पार्ट में जरूर बांट लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेक पोएट्स का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे लेक पोएट्स मतलब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सौदे का एक ग्रुप है जिसे हम लेक पोएट्स बोलते हैं। इन सब का जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इन्हीं को दोस्तों हम आपका फर्स्ट जनरेशन पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज के रूप में भी कंसीडर करते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो दीज पोएट्स वर राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक। ये जो राइटर थे ना दोस्तों इस एज की शुरुआत में लिखते थे। अराउंड द लेट 17th to 18th सेंचुरी, 1700 से 1800 शताब्दी के बीच में ये लोग लिखे। दे आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये लोग गहरे रूप से फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। एंड बिलीव्ड इन नेचर, सिंप्लिसिटी एंड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। और इनका दोस्तों विश्वास नेचर में, जीवन की सरलता में और कॉमन लोगों के जीवन में था। मतलब ये काफ़ी रुचि लेते थे। दे यूज्ड ईजी लैंग्वेज। वे लोग बड़ी ही सिंपल भाषा का प्रयोग किए अपने रचनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। दे फोकस्ड ऑन फीलिंग्स, इमोशन एंड रूरल लाइफ। इनके कविताओं का विषय याद रखिएगा, सामान्य किसी व्यक्ति का भावना और उसका जो ग्राम्य जो जीवन था उसको वो लोग फोकस करते। यहाँ पे याद रखिएगा सिटी लाइफ पे इनकी रचनाएं आधारित नहीं होती थी। मेन पोएट्स को थोड़ा थोड़ा हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपके इस फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट मेन पोएट हैं वो हैं दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखिएगा पोएट लॉरेट भी बने थे। पोएट लॉरेट जो एक पद होता था, ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। इन्हें नेचर का कवि कहा जाता। ही बिलीव दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। उनका मानना था कि हमारी जो कविताएं हैं ना साधारण लोगों की भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। इनकी फेमस वर्क्स दोस्तों याद कर लीजिएगा, डैफोडिल्स, द प्रील्यूड, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। बहुत सी रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो 3 पोएम्स का नाम है इनको ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले जो राइटर है जिनका नाम है सैमुअल टायलर कॉलरिज। ही एडेड अ सुपरनेचुरल टच। याद रखिएगा कॉलरिज को सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। इनकी सुपरनेचुरल टच टू रोमांटिक पोइट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिज पोएम्स टेक अस टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड मिस्ट्री। इनकी कविताएं हमें सपनों के संसार में, रहस्यों के संसार में ले जाती है। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव।
एक दोस्तों कंसेप्ट है लिटरेचर में जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस कंसेप्ट को देने वाले राइटर का नाम है दोस्तों सैमुअल टायलर कॉलरिज। डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म को किसने दिया, किसने क्वाइन किया, तो उसका नाम है दोस्तों सैमुअल टायलर कॉलरिज। याद रखिएगा। और किस वर्क में इस कंसेप्ट को क्वाइन किए थे, तो इनकी रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। दोस्तों सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस न कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करें। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इनकी रचना फेमस है, और कुबला खान। दोस्तों याद रखिएगा, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ही जो आपकी पोएम है लिरिकल बैलेड, इसी रचना से दोस्तों इसकी होती है शुरुआत, लिरिकल बैलेड से। ठीक है दोस्तों। और इसमें कॉलरिज की 4 पोएम्स होते हैं। कितनी पोएम्स होती हैं कॉलरिज की? 4 पोएम्स होती है इस वर्क्स में, और 19 जो पोएम्स होती है दोस्तों वो होती है वर्ड्सवर्थ की। तो कुल मिला के लिरिकल बैलेड में पोएम्स की संख्या थी दोस्तों 23 में 4 कॉलरिज और 19 थे दोस्तों आपके वर्ड्सवर्थ के। और वर्ड्सवर्थ की पोएम से इस लिरिकल बैलेड्स की समाप्ति होती है। यहाँ पे आप जान गए कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से इस रचना की शुरुआत होती है और समाप्ति होती है वर्ड्सवर्थ की पोएम से। और दोस्तों उस पोएम का नाम क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले जो राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट सदी। ही रोट लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ये बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते थे। वाज द पोएट लॉरेट बिफोर वर्ड्स, और ये वर्ड्सवर्थ से पहले दोस्तों पोएट लॉरेट। दोस्तों याद रखिएगा, रॉबर्ट सदे के बाद पोएट लॉरेट्स बनते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनके बाद बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है दोस्तों ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप कॉल्ड लेक पोएट्स, और लेक पोएट्स का जो ग्रुप है उसके एक पार्ट भी थे। दीज आर ऑल्सो नॉन एज द लेक पोएट्स बिकॉज दे लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों इन्हें लेक पोएट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसीलिए दोस्तों इन्हें लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। दीज पोएट्स वर मोर बोल्ड, रिबेलियस एंड पैशनेट। दोस्तों ये जो कवि थे ना बहुत विद्रोही थे, बहुत साहसी थे, वैलेंट। दे रोट इन अर्ली एथेन सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये लोग लिखते थे। एंड फोकस्ड ऑन आइडियलिज्म, ब्यूटी, आर्ट, फ्रीडम एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। दोस्तों ये लोग जो रचनाएं शुरू किए उसमें आइडियलिज्म था, ब्यूटी पे आधारित थी, सेंसुअसनेस था, कला थी, आज़ादी थी, और इमोशन तो सब में थे। देयर लाइफ्स वेयर ऑफन शॉर्ट एंड ट्रेजिक। इनका जो जीवन था ना दोस्तों काफ़ी शॉर्ट था, काफ़ी ट्रेजिक था। बहुत कम ही उम्र में ये सभी राइटर्स मर जाते हैं। बट देयर वर्क्स आर पावरफुल एंड इंस्पायरिंग। लेकिन इनकी जो रचनाएं थी ना दोस्तों काफ़ी पावरफुल थी, काफ़ी प्रेरणादायी थी। और इसमें जो नाम आता है दोस्तों आप डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों लॉर्ड बायरन। ही क्रिएटेड द फेमस हीरोइक बायरोनिक हीरो। दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड बायरन को इनके बायरोनिक हीरो के लिए जाना जाता है। अपनी रचनाओं में एक इमेज क्रिएट करते हैं जिसको बायरोनिक हीरो कहा जाता है। अ प्राउड, मिस्ट्रियस, रिवेलियस कैरेक्टर है। हिज पोएट्री इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड पैशन। फेमस वर्क चाइल्ड होराल्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन और द जियामोर। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बायरोनिक हीरो के लिए कौन सा कैरेक्टर के लिए कौन सा राइटर जाना जाता है, तो लॉर्ड बायरन को दोस्तों। अगला जो नाम है वो नाम है पीबी शेली, पर्सी बेशे शेली, नॉन एज अ रिवोल्यूशनरी एंड आइडियलिस्टिक पोएट। तो रिवोल्यूशनरी पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ही बिलीव्ड पोएट्री कैन चेंज द वर्ल्ड। इनका मानना था कि काव्य जो है ना वो संसार को बदल सकता है। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं याद कर लीजिएगा, ओड टू द वेस्ट वाइंड, प्रीमेथियस अनबाउंड और टू अ साइलार्क। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑथर और उनके पार्टिकुलर वर्क से सवाल आते हैं। अगले जो राइटर है इस ग्रुप के वो है जॉन केट। ही इज द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। हिज ओड्स आर फुल ऑफ डीप फीलिंग एंड रिच इमेजेस। फेमस वर्क इनकी क्या है? ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन गार्सियन ऑर्न।
और ओड टू ऑटम, बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन ओड टू ऑटम, ओड ऑन नाइटिंगेल और ओड ऑन ग्रेसियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज पोएट्स लिव फास्ट एंड डाइड यंग, जैसे किट्स डाइड एट द एज ऑफ 25, शेली एट द एज ऑफ 29 और बायरन एट द एज ऑफ 36। तो दोस्तों यदि चाहते हैं कि कुछ और भी आपकी एडिशनल तैयारी हो जाए तो इन राइटर्स का आप डेट ऑफ बर्थ अच्छा से देख लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। और याद रखिएगा जो भी राइटर है ना, ये सब के सब आपके रोमांटिक एज से संबंधित है। दोस्तों अब हम इस एज का जो आपका ड्रामा पर्सन है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ऐसे इस एज में बहुत ज़्यादा ड्रामा का जो रचना है फॉर्म से प्रोस्पेरस न हुआ, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ड्रामा डिक्लाइन ड्यूरिंग द रोमांटिक एज, इस एज में ड्रामा का डिक्लाइन होता है। बट अ फ्यू ड्रामेटिस्ट आर वर्थ रिमेम्बरिंग, लेकिन कुछ ड्रामेटिस्ट हैं जिनकी रचनाओं को आपको याद रखना चाहिए। पहला नाम है दोस्तों पीबी शेली का। इनकी एक रचना है, ड्रामा है जिसका नाम है द सेंसी, अभर्स ड्रामा है। दूसरा है प्रीमेथियस अनबाउंड, इज अ लिरिकल ड्रामा, यह एक लिरिकल ड्रामा है। तो याद रखिएगा सेंसी और प्रीमेथियस अनबाउंड। फिर लॉर्ड बायरन का मैनफ्रेड, अ क्लोजेस्ट ड्रामा है। अ क्लोसेट ड्रामा मतलब रीडिंग पर्पज से लिखा गया। तो लॉर्ड बायरन का क्या है, मैनफ्रेड, और कॉलरिज का क्या है, रिमोर्स। वाज ओनली अ प्ले परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यह एक मात्र ड्रामा है जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिमोर्स याद रखिएगा कॉलरिज का है। लॉर्ड बायरन का क्या है, मैनफ्रेड है। शेली का क्या है, सेंसी है। वर्ड्सवर्थ भी एक ड्रामा लिखे थे, बहुत लिखे होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द बार्डरर्स, अ वर्स ड्रामा, ट्रेजेडी है। दिस प्लेज वर रिटन मोर फॉर रीडिंग देन ए स्टेज परफॉर्मेंस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्लोसिव ड्रामा। ये जो भी ड्रामा थे ना, इनको स्टेज पे परफॉर्म करने के पर्पज से नहीं लिखा जाता था, बल्कि रीडिंग पर्पज से लिखा जाता था, इसीलिए दोस्तों इन्हें कहा जाता है क्लोसेट ड्रामा। आई होप इस चीज़ को आप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। आगे है रोमांटिक नोवेल। इस एज में नोवेल का डेवलपमेंट क्या था, कौन सी रचनाएं नोवेल के लिए इंपॉर्टेंट है। द रोमांटिक एज ऑल्सो सॉ द ग्रोथ ऑफ द नोवेल, स्पेशली द गोथिक नोवेल। दोस्तों इसमें नोवेल का भी ग्रोथ होता है और खास करके गोथिक नोवेल काफ़ी फेमस होते हैं। की नोवेलिस्ट इस एज की बात करें तो मैरी शेली, इनकी रचना है फ्रैंकेनस्टीन, 1818 में आता है, अ मिक्स ऑफ साइंस एंड हॉरर। फिर सर वाल्टर स्कॉट, इवानहो वेवरली, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं इनकी। और सर वाल्टर स्कॉट को दोस्तों नॉन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में भी जाना जाता है। फिर है जेन ऑस्टेन, इनकी रचना दोस्तों प्राइड एंड प्रिजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फोकस्ड ऑन सोसाइटी एंड वीमेन्स इशूज। हर नोवेल्स आर रियलिस्टिक, नॉट फुल ऑफ फैंटेसी, बट सी लिव्ड इन रोमांटिक पीरियड। इनकी रचनाएं रियलिस्टिक होती थी दोस्तों, क्योंकि वीमेंस की जो वर्तमान कंडीशंस थी उसके बारे में बात करती हैं, उसको एक्सप्लेन करती है। दोस्तों इस एज के कुछ अब की फैक्ट्स हैं जिनका हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सबसे पहले लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन कब होता है, तो 1798 में होता है और इसे माना जाता है बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। और दोस्तों इस रचना को लिखने वाले थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, और इसमें पोएम की संख्या थी 23, कॉलरिज की 4, वर्ड्सवर्थ की 19। वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएट्री, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इन्होंने ये थ्योरी दिया था, मतलब कविता जो होना हमारे भावों की अभिव्यक्ति। शेलीज की फेमस एक फ्रेज है, पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसको याद कर लीजिएगा, एक फ्रेज है, एक डेफिनेशन है पोएट के बारे में शेली का कि पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। और जॉन कीट्स की एक कंसेप्ट है निगेटिव कैपेबिलिटी। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है किसने दिया है, तो जॉन कीट्स। फिर है फ्रैंकेनस्टाइन जो है दोस्तों, जो एक रचना है, यह है कि फर्स्ट साइंस फिक्शन ऑफ नोवेल इसको कंसीडर किया जाता है। दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन या टाइन के रचनाकार कौन है, अभी हम पिछले स्लाइड में चर्चा किए थे, जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों।
फिर है कि रोमांटिक ड्रामा जो होते थे दोस्तों वो मोस्टली क्लोसेट ड्रामा होते। जेन ऑस्टेन सोशल नोवेल्स बट फ्रॉम रोमांटिक एज, सोशल नोवेल्स इनकी होती थी लेकिन ये आपके रोमांटिक एज से ही संबंधित थी। तो सो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक एज क्या है, फुल ऑफ ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड इमोशन। फॉर एवरी एग्जाम्स रिमेंबर द मेजर पोएट्स, देयर थीम्स एंड few novelists and dramatists. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more English literature content. Thank you for watching this video till the end.